नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। एक नहीं 1000 सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं। मसूद अजहर की ये खुली धमकी और जिसकी वजह से भारत अलर्ट पर आ गया है। बताते चले 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वे हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार होने और भारत में घुसपैठ के लिए दबाव बनाने का भी दावा कर रहा है। ये ऑडियो जैश की खतरनाक तैयारियों का संकेत है और विशेषज्ञ इसे संगठन पर दबाव का परिणाम मान रहे हैं। बड़ी अपडेट, जहां पर एक नहीं 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं। मसूद अजहर की तरफ से ये खुली धमकी भारत को दी गई है, जिसकी वजह से भारत भी अलर्ट पर आ गया है। और साथ ही बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मुंह की खानी पड़ी, अब कहीं ना कहीं गिदड़ भभकी के तौर पर इसे देखा गया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया ऑडियो सामने आया और इसमें हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार होने और भारत में घुसपैठ के लिए दबाव डालने का दावा किया जा रहा है। यह ऑडियो जैश की खतरनाक तैयारियों का संकेत देता है। हालांकि आप देखिए, संगठन पर दबाव का यह परिणाम माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में यहाँ प्रतिबंधित जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर का नया ऑडियो सामने आने के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही अलर्ट पर है, क्योंकि 26 जनवरी का भी समय है। लेकिन उससे पहले चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आत्मघाती हमले को लेकर जिस तरह से ये ऑडियो वायरल किया गया है, उसके बाद कार्रवाई को तेज कर दिया गया और हजारों सुसाइड बॉम्बर तैयार हैं, जो किसी भी समय हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मसूद अजहर की तरफ से ऑडियो में कहा गया है। और साथ ही साथ मसूद अजहर के सामने आने हुए जो ये ऑडियो है, इसके जरिए ये दावा किया गया कि 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है उसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। तो बताते ये भी चले कि जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया आतंकवादी है और मसूद पाकिस्तान में रहकर भारत विरोधी वारदातों की साजिश रचता रहा। अब यहां पर ऑडियो सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि उसके पास हजारों से आत्मघाती जो है हमलेवर वो तैयार हैं। लेकिन अजहर का यह भी कहना कि असली संख्या जानकर दुनिया भर की जो मीडिया है वो भी चौंक जाएगी। तो मसूद का यह भी कहना कि उसके पास हमलावर जितने भी हैं हमले करने और अपने मकसद के लिए शहादत पाने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी पूरी तरह से बेताब हैं कि कब वो पहुंचे और उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाए। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत कर्नल पठानिया जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो राजन जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है, इसे गिदड़ भभकी माना जाए? ये आशा जी देखिए, जब कोई डेस्परेट होता है ना, जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होता है, तो इस टाइप की थ्रेट्स आती हैं और हम वेट कर रहे हैं आने के लिए। वी विल वेलकम देम एंड दे विल नॉट गो बैक। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि फौज, हमारी जो फौज है वो तैयार है इन लोगों के लिए। और ये जो ऐसी जो थ्रेट्स है ना, ये पाकिस्तान से पहली बार नहीं आई। और एक चीज़ साफ, ये एक वर्ल्ड, एक पूरे एक वर्ल्ड को एक वर्ल्ड ओपिनियन की तरफ लेके अभी जा रही है कि ये पाकिस्तान के अंदर से ये थ्रेट आई। इसका मतलब पाकिस्तान has labeled itself as a terrorist state. जब एक पाकिस्तान की धरती से ऐसी थ्रेट आएगी, और वर्ल्ड मीडिया भी देख रहा है, वर्ल्ड पावर्स भी देख रहे हैं, और मैं खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि आई वांट प्रेसिडेंट ट्रम्प टू लिसन टू दिस स्टेटमेंट। और मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, मैं उनका इसके ऊपर कमेंट्स जानना चाहता हूँ कि ये ऐसी स्टेटमेंट अगर एक देश के अंदर से आएगी और वहां पे वो देश अलाउ करेगा ऐसी कमेंट स्टेटमेंट्स को कैसे आने के जानेंगे लिए। अब राजन कोचर जी?
आसिम मुनीर जाते हैं, ग्लोबल पीस लीडर बनाने की सिफारिश करते हैं, बार बार करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता है। तो आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अपना बयान जारी करेंगे? आपको नहीं पता कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर क्या उगता है, क्या पालता पोसता है पाकिस्तान? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को और एक्सपोज करती है स्टेटमेंट। देखिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं पाकिस्तान एक टाइम पे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। 3-4 साल वो ग्रे लिस्ट में रहा, और उसको ग्रे लिस्ट से निकालने का मकसद भी हम जानते हैं, पूरी उसको वर्ल्ड जान रही है। तो और एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का तो ज़माना निकल चुका है। और बिकॉज एक टाइम पे हम ऐसी स्टेटमेंट्स सुनते थे अमेरिका से कि दिस इज गुड टेररिज्म एंड दिस इज बैड टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म इज ओनली वन। और डोनाल्ड ट्रंप को झटका तब लगेगा जब यही लोग अमेरिका के ऊपर एक ना एक दिन उसको हमला करेंगे। और जो इसको 9/11 का आई थिंक वो भूले नहीं है। और मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसी चीज़ अमेरिका के साथ हो, बट उनको इस रियलाइजेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। और ठीक है। जो टेररिज्म, हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, आप देखिए, अगर कोई भी अगर ब्रिक्स की मीटिंग होती है, और अगर एससीओ की मीटिंग होती है, G20 की होती है, टेररिज्म एक कॉमन मुद्दा हर एक मीटिंग में रहता है, और हर एक देश इसको कंडेम करता है। तो अगर वो एक मल्टीलैटरल फोरम में आके इसको कंडेम करता है, तो क्यों नहीं आज हम एक स्टेटमेंट अमेरिका से देखेंगे, खास तौर पे जब ये जो जो स्टेटमेंट आई है इस टेररिस्ट की, और इसको अमेरिका की क्या इस पे कैप्टन यूके देवनाथ जी, प्रतिक्रिया, ठीक है। बिकॉज हाँ, जहां पर राजन भी कोचर मैंने जी, देखा है कि ये अमेरिका बताइए कि पाकिस्तान क्या को सिक्योरिटी अमेरिका की काउंसिल में तरफ भी से सपोर्ट स्टेटमेंट करता है। आएगा, या फिर अमेरिका के घर के अंदर अगर कुछ ऐसा बीतता है उसके बाद स्टेटमेंट्स आएंगी, जिस तरह से राजन कोचर कह रहे हैं? जी हाँ, जनरल कोचर ने एकदम सही कहा। अमेरिका तभी चिंतित होता है जब अमेरिका को लगे कि टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो अमेरिका की तरफ जा सकता है, या चलो किसी वेस्टर्न कंट्री, यूरोप का कंट्री है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सफेद चमड़ी वाले देशों की तरफ अगर टेररिस्ट जाता है तो फिर उनको चिंता होती है। बाकी अमेरिका में ये उनका बहुत क्लियर आइडिया है कि पाकिस्तान को साथ में रखना है, तो पाकिस्तान के साथ खून माफ। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह से आसिम मुनीर को नाराज नहीं करना चाहेगी। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी कि आसिम मुनीर जो मर्जी भारत के साथ करें। इनफैक्ट अगर भारत के साथ छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट, तो शायद अमेरिका को खुशी होगी, क्योंकि फिर अमेरिका को साउथ एशिया में आवाज 1,000 हाँ, टेररिस्ट। देखिए, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, इन सबको वजीफा मिलता है। ये सब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं बतौर एनजीओ। तो यूनाइटेड नेशन इन पर बैन लगाता है, ये दूसरे नाम से वहां पे अपने को रजिस्टर कर लेते हैं एज एन एनजीओ। पाकिस्तान की सरकार फंड देती है, काफी सारा फंड इनका सऊदी, यूएई, कतार, अबू धाबी से आता है, ये बोल के कि औरतों का उत्थान कर रहे हैं, गरीब बेवाओं को हेल्प कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में दवाइयां दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में होता क्या है? उसकी आड़ में ये गरीब और कंफ्यूज्ड लोगों को अपने पास ले आते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले की सेवा करो। ऊपर वाले की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? काफिर की तरफ बढ़ो, काफिर को मारो। तो काफिर बड़े आसानी से वो समझ जाते हैं कि हिंदुस्तान। ठीक है। इनको रोका कैसे जाए? एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारी आर्मी पे मुझे फख्र है, और हमारी आर्मी बहुत शानदार काम कर रही है एलओसी पर। इसके अलावा इनको रोकने के लिए बीच बीच में हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा। अभी चल रहा है, सिंदूर एक कंप्लीट हो गया है। कहीं ऐसा अगर तो नहीं है पाकिस्तान कि कोई ऑपरेशन गुस्ताखी करता सिंदूर है, के अभी दौरान जो कोशिश बड़ी करेगा कार्रवाई 26 हुई जनवरी के यूके पहले। देवनाथ जी, वही बौखलाहट का कारण बन गई है मसूद अजहर के?
जी हाँ, देखिए होता ये है कि जब हमने सिंदूर 1 किया तो सबसे बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पर हुई। 9 आतंकवादी ठिकाने पीओके में हमने अटैक किया। आर्मी ने बहुत सक्सेसफुली उनको एंगेज किया अपने कमांडोज के थ्रू, अपने लॉन्ग रेंज गन्स से। इससे वो बौखलाए हुए हैं। अब उनको अपना जो स्थिति है, अपने जो उनका रिक्रूटमेंट बेस है, वहाँ पे उनको अपनी दिखाना है कि वह डरे नहीं हैं, अभी भी हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं। शेर के बच्चे, देखिए इन 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 सब देशों में ना मर्दांगनी बहुत काम करती है कि आप सब शेर के बच्चे हो, हिंदुस्तान काफिर है, हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है, हमारे भाई। आप अगर पाकिस्तान में चला जाएंगे, उनके सोशल मीडिया में हर रोज आपको 200 वीडियो मिल जाएंगे, जहां पता नहीं कहां कहां से हिंदुस्तान की खबरों को पिक करके उसको ट्विस्ट कर देते हैं। अनऑथराइज्ड मॉस्क, जिसने कि सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट की हुई है, जब हम उसको ऑफिशियली लीगली कोर्ट का फरमान देने के बाद डिमोलिश करते हैं, उसके बाद उसी वीडियो को ये हमारे यहाँ से पिक करके पाकिस्तान में उसको ट्विस्ट करके इसका नैरेटिव बदल ठीक है के ये कर्नल छोटे छोटे पठानिया, बच्चों को दिखाते जब हैं ऑपरेशन मदरसों में। सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ने एक भी बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो सब परत दर परत सामने आता चला गया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर की बात हो, लोगों की बात हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब पॉडकास्ट हो रहा था तब की बात हो, पॉडकास्ट में भी बड़े बड़े खुलासे हुए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अजहर मसूद की तरफ से ये ऑडियो वायरल किया गया है, भारत की सेना ऐसे ही बैठी हुई है, मतलब वो समझता है कि आप आएंगे और अपना कृत्य करेंगे और चले जाएंगे? को नहीं लगता है कि जहन्नुम की टिकट भी कटेगी यहाँ पर? देखिए आशा जी, जहां तक भारत की सेनाओं का सवाल है, वो पूरी तरह से सक्षम है कि अपनी एलओसी को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद नेपाल बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, और शायद अभी बांग्लादेश से भी ये लोग कोशिश करेंगे कि कुछ मिलिटेंट इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो भारत पूरी तरह से चौकस है, सजग है, और किसी भी इविल डिजाइन को वो पूरी तरह से नकार सकता है। अभी बात यह है, पाकिस्तान की इस समय जो सिचुएशन है, दे आर एम्पावर्ड बाय यूएसए, चाइना, और थर्ड एंगल जो जुड़ गया है वो है बांग्लादेश का। इनके जो सेल्फ प्रमोटेड फील्ड मार्शल हैं, वो क्या कहते थे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोबा के बारे में कि ये हमारे स्ट्रेटेजिकल एसेट्स हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के जब इनके टेररिस्ट ठिकानों पे इंडिया ने इनको नष्ट किया था, तो ये जैश ए मोहम्मद जो काडर है, ये पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड और डिमोरलाइज हो रखा है। जहां तक अजहर मसूद का सवाल है, वो इस समय कहाँ है, बीमार है, इसके अंदर ऑथेंटिकेसी कैसी है, और हजार अगर आप सुसाइड बम्बर तैयार करना चाहते हैं तो एक दिन का काम तो है नहीं वो। और दूसरी चीज है कि सुसाइड बम्बर अगर आप मान लीजिए तैयार भी कर लेते थे, उसके बाद आपको उनको पुश इन करना पड़ेगा इंडिया में, उनको आपको बेसिस देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोकल सपोर्ट चाहिए जो लगातार अभी घटती जा रही है। कश्मीर के अंदर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट पैटर्न और जो लोकल सपोर्ट जो पहले होती थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जहां तक यूएसए का सवाल है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट एट ऑल। यूएसए की जो ट्रम्प की इस समय डिजाइन चल रही है, वो एक अलग लेवल के ऊपर है। वो पाकिस्तान को क्यों रोकेगा, और उसको फर्क भी नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आल्सो नो कि इंडिया जो है उनको संभाल लेगा। और ये अभी जो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उनके पास वेयर विदॉल कितनी है, उनके पास पावर कितनी है, क्या वो बखूबी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और उसके बाद सुसाइड बम्बर को यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ एक कोरी गीदड़ बबकी है जो अपने कार्डर को मोरल बूस्टिंग जो होती है, वो मोरल बूस्टिंग कर रही है, और जहां से इनको फंडिंग आती है, यू सी दे वांट टू रिमेन रेलिवेंट। और जिस तरीके से इनका जो प्रभाव भी घटता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, तो ये सारी चीजें मैं इसको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन and we will take care of any such contingency if at all it happens. It is not likely to happen, but whatever, और अभी तो वैसे ही सर्दियां आ गई हैं, इन्फिल्ट्रेशन और मुश्किल हो गया है, तो ये एक गीदड़ बब की है। लेकिन हमारी जो फौज है वो किसी भी जगह पे ढीलापन नहीं करेगी, आईएएफ दैट आई की एम वेरी अगर वेरी हम बात पॉजिटिव। करें कर्नल और पठानिया, एटी कोई अगर क्या सिचुएशन मसूद अजहर वो भूल चुका है आती है, कि आईएएफ की जो कार्रवाई हुई थी वो भूल गया है? जी हसन जी, आईएएफ की जो कार्रवाई हुई थी उसकी मार भूल गया है मसूद अजहर?
देखिए वो टेम्परेरी सेटबैक होता है। अगर हमने उनकी 11 फील कर दी थी, नो कर दी थी, पाकिस्तान विल ओवरकम इट। और पाकिस्तान इस समय अगर आप उनका स्टांस देखें, वो ये भी बात करते हैं कि हो सकता है जिस तरीके से हमारे J17 की डिमांड बढ़ रही है, अरब कंट्रीज है, यूएई में है, उनसे वो कहते हैं कि हो सकता है 3-4 साल बाद हमें आईएमएफ के पास कटोरा लेके जाने की नौबत ना पड़े। उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन प्रोजेक्शन चल रहा है। और पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से उलझा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। वो गाजा में अपने सैनिकों को भेजे ना भेजे, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है हर जगह। बलूचिस्तान आर्मी ले लीजिए, आप खैबर पख्तूनवा ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, सिंध के अंदर हर जगह उनका क्या चल रहा है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड जुडिशियल सिस्टम भी जो है, अभी मोदी ने उसको किडनैप कर लिया या अपने आप पास हथियार लिया है। तो आई डोंट टेक पाकिस्तान वेरी सीरियसली, बट अवर एजेंसीज आर अलर्ट। दे विल रिमेन अलर्ट टिल द टाइम ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। और मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले समय में रिश्तों में कुछ सुधार होगा जब तक आर्मी जो है वो पावर में रहेगी या पावर को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगी। अच्छा मेजर जनरल, भारत और ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज की नज़र भी इस पर है, तो कैसे बच पाएगा, कैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि मसूद अजहर की अगर आपने ऑडियो को सुना होगा तो वो कह रहे हैं कि सुबह 3 बजे अगर लोग उठते हैं हमारे, तो वो सिर्फ और सिर्फ शहादत मांगते हैं। आपने सुना उस ऑडियो को? वो मोटरसाइकिल नहीं मांगते हैं, वो शहादत मांगते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसी अभी जो पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी, अनफॉर्चुनेटली देखिए, एनएसए दवाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हमको बाहर के दुश्मनों से डर नहीं है, जो हमारे देश के अंदर जो दुश्मन हैं और जो पनप रहे हैं, हमको उनसे डर है। तो जब भी हमने जितने भी, अगर आपने पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट अटैक्स, अगर ये आप इसका एनालिसिस करें, तो जो इनको इनसाइड सपोर्ट मिलती है, और इनका खास तौर पे जो लॉजिस्टिक और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिसको हम बोलते हैं OGWs, तो ये सारे जो इनके पूरे जो एक टेररिज्म का इकोसिस्टम है, जिस तरीके से ये इकोसिस्टम पैदा होता है और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन की तरफ ये लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को रेडिकलाइज किया जाए। क्योंकि अभी हमने देखा रेड फोर्ट का इंसिडेंट भी एक आपको एक दिशा दिखाता है कि देश के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, और फिर तो इसीलिए आपको नहीं सिविल सोसाइटी का द राइट वर्ड इज सिविल द स्लीपर सोसाइटी का सेल्स, बहुत। आई थिंक। आप क्या सोचते हैं? स्लीपर क्या बोला सेल्स, आपने, प्लीज? डीप कवर एजेंट्स, मेजर जनरल। देखिए ये जो व्हाइट कॉलर की बात कर रहे हैं ना हम, अंदर इनको इसको रेडिकलाइज कहाँ से होते हैं? अब आप इसको देखिए, ये जो सारे आपके पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कोई इसको पैसों की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल अर्निंग वेरी वेल। तो कैसे ये रेडिकलाइज हो रहे हैं? बिकॉज इनकी सोच को टारगेट किया जा रहा है, और छोटे छोटे इंसिडेंट अगर देश के अंदर होते हैं तो उसको एक सोशल मीडिया के थ्रू, या इनके जो अपने जो हैंडलर्स होते हैं यहाँ पे, वो जैसे मौलवीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इसको रिलीजियस सेंटिमेंट, जो हमारे मॉस्क वगैरह हैं, वहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सोच को स्प्रेड करते हैं, और ये अब स्ट्रैटेजी इंटेलिजेंस किस तरह से बनाने की रिपोर्ट्स हैं। जरूरत है? ऑडियो चले, ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, लेकिन एक ऑडियो है, अगर उसके ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है तो स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, कोचर जी? देखिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी द होल ऑफ नेशन अप्रोच। अगर आप सिक्योरिटी और एजेंसीज के ऊपर ही दारोमदार छोड़ देंगे कि भाई ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं देश में, और बहुत मुश्किल है कि सबके ऊपर आप अपनी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज कर सकें। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे मानता हूँ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, एक है जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अपने देनी चाहिए। इसको मजहब के नाम पे डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है कि एक सिविल सोसाइटी का बहुत इसका अहम रोल है इसमें,
जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि हम एक नेबरहुड में रह रहे हैं और हमारे घर के साथ में ही ऐसी कोई इसको मूवमेंट्स हो रही है, लोग रात को आते हैं जाते हैं, इस टाइप की सस्पिशियस जो हम इसको देखते हैं, तो हमको सामने आके सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या होता है हमारे इसको देश में होता है, भाई ये मेरा काम नहीं है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में देखिए ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे आप रेड फोर्ट ले लीजिए या और भी जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ये एक ही जगह पॉइंट करते हैं कि जो हमारे जो सिटीजन्स हमारे कंट्री के, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ठीक तरीके से समझेंगे तो शायद हम इसको कर्नल पठानिया, कंट्रोल कर पाए। अब जैसे मेजर जनरल कह रहे हैं कि सिर्फ ये एजेंसीज या फिर हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। और ये सही भी है कि अगर दुश्मन मुल्क से इस तरह से धमकी आती है तो फिर हर नागरिक को प्रहरी बनने की जरूरत है कि नहीं? देखिए, मैं कोचर सर से एग्री करता हूँ। देखिए, हमारे पास जो थ्रेट है उसकी मैनिफेस्टेशन दो तरीकों से है। एक है इंटरनल थ्रेट और दूसरा है एक्सटर्नल थ्रेट। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इंटेलिजेंस एजेंसीज को या लोकल पुलिस को, इनकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो एरिया जो है वो क्लियरली डिमार्केटेड है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखिए, हम जो नागरिक हैं उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। वी कैन नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन द इंटेलिजेंसी। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं इंटेलिजेंस आपके पास आती है, इनपुट हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स आर देयर, आप उसको कोलैबोरेट करते हैं, उसके अंदर से जो है एक्शनेबल इंटेलिजेंस ढूंढती है, फिर बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हर एक सिटीजन के अंदर एक सोल्जर है। और देश के ऊपर जब भी कभी खतरा आता है, और आपने देखा ही होगा जब भी हमारी लड़ाइयां हुई हैं, तो हर जो सिविलियन सिटीजन है उसके अंदर सोल्जर जो है उभर के सामने आ जाता है। और इस समय जब हम एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में हैं बिकॉज ऑफ द अलायंस, ये जो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ट्रिपल थ्रेट प्लस मिलिटेंसी, 3.5 फ्रंट पे हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने देख ही लिया है कि जो देश अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, यूक्रेन की आपने हालत देख ली, वेनेजुएला के भी हालत देख ली, उनको प्रेसिडेंट उठा के ले गए हैं क्योंकि उनके पास, और एक मैं कहीं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके पास ऑयल है और आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो देन बी वेरी वेरी केयरफुल दैट अमेरिका मे कम एंड पिक यू अप। तो भारत एक बहुत उभरती और एक ग्लोबल पावर है, इसको लाइटली कोई नहीं ले सकता है। और इनको अभी हम सैन्य शक्ति के रूप में जिस तरीके से उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरे अपने हिसाब से हमें जो अपना डिफेंस बजट है उसके अंदर बढ़ोतरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि थ्रेट की जो मैनिफेस्टेशन है वो बढ़ती जा रही है लगातार। और हम इस सुरक्षा के मामले, जहाँ देश की सुरक्षा का मामला आता है, वहां पे हमें चूक नहीं करनी चाहिए। और अब उसके अंदर डिफेंस जो बजट की डिफेंस बात बजट आती को है, बढ़ाने का जो 1 प्रावधान है, फरवरी को तो वैसे भी बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले 28 जनवरी को मीटिंग्स भी होंगी, राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। आपको क्या लगता है कि डिफेंस बजट में इस बार कितना बढ़ोतरी और कितना बढ़ावा होना चाहिए? ज्यादातर बढ़ाकर किस तरह से डिफेंस बजट को रखा जाना चाहिए? आशा जी, आशा डिफेंस जी, अगर बजट आप मेरे इतना से होना ये सवाल चाहिए कि पूछें। हम यूके देवनाथ अ, जी। आशा जी, डिफेंस बजट डेफिनेटली इतना होना चाहिए जिसको कि भारत का टैक्स पेयर पे कर सके आसानी से। अब हमारा डिफेंस बजट जो है पिछले कई दशकों से हमेशा 2% के नीचे रहा है। क्या डिफेंस बजट को हम बढ़ा के हमारे जीडीपी का 2.5% कर सकते हैं? क्या टैक्स पेयर इतनी जिम्मेवारी लेगा? यह पार्लियामेंट को डिसीजन लेना है। दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में जो सलाहकार हैं उनको हम जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं बार बार आगाह करते हैं कि हमें एक साथ पाकिस्तान और चीन को कन्फ्रंट करने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या बांग्लादेश एक थ्रेट है? लड़ाई का थ्रेट नहीं है। जो इंटरनल थ्रेट है, क्या उसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिफेंस बजट की जरूरत है? नहीं। इंटरनल थ्रेट के लिए हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस हैं काफी हैं।
लेकिन आर्मी नेवी एयरफोर्स को जो बजट मिल रहा है क्या वो काफी है? हम्म। अभी मेरे साथ आर्मी के नहीं, दो बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं 2025-26 में और सुने ना, 2000 जब 25 में बजट पेश किया गया था तो 6.81 लाख करोड़ रुपए रखे गए थे। फिर कहा गया था कि 9% की इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि 26 में 9% की बढ़ोतरी बहुत है या फिर 9% से भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए? आ रही हूँ मैं कोचर जी, एक सेकेंड। अच्छा जी देश में हाँ बोलिए बोलिए यूके देवनाथ जी। देखिए आशा जी, देश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त 6 से 7% तक का है। हम्म। तो 9% का जो इजाफा है वो कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं होता है। हम्म। एक और चीज मैं बोलता हूं कि जो डिफेंस बजट है वो इस साल के डिफेंस बजट के ऊपर इजाफा नहीं होना चाहिए। हम्म। अभी जनवरी फरवरी मार्च में रिवाइज्ड एस्टिमेट आते हैं। हम्म। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब है कि इस साल का डिफेंस बजट फिर से बढ़ाया गया क्योंकि हम्म। अनसीन एक्सपेंडिचर हो गए। तो 31 मार्च को जो फाइनली हमारी आरई की फिगर है, हम्म। रिवाइज्ड एस्टिमेट की फिगर है, वो उसके ऊपर 9% की दरकार पड़ेगी। ठीक है, कोचर जी कुछ लेकिन कह रहे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हाँ जल्दी से बता दीजिए यूके देवनाथ जी, जल्दी से। लेकिन मैं आपको बताता हूं जनरल कोचर हैं या मेरे साथ ऑर्डिनेंस, हमारी जो स्टॉकिंग ऑब्जेक्टिव्स है बहुत बुरा हाल है। ठीक है हमारे कोचर देश जी, के एक लास्ट पास कमेंट, हमारे आपने पास हाथ उठाया टैंक था, है, जल्दी तोप से है। बोल दीजिएगा। ठीक है यूके देवनाथ अच्छा जी। देखिए आशा जी, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। देश को अगर अपने आप को सिक्योर रखना है तो देश की फौज को आपको मजबूत करना पड़ेगा। हम्म। टैक्स प्लेयर्स आर नॉट द प्रायोरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ठीक है। जब देश के नागरिक अगर सिक्योर नहीं होंगे, आप अपनी फौज को मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप आत्मनिर्भर भारत ठीक है, के बहुत 10 बहुत साल से आप धन्यवाद अपना बोल मेजर रहे हैं जनरल आपने। जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कर्नल पठानी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले देश की सेना को सशक्त और हथियारों से लैस, मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक जो आई हुई है उससे लैस करना जरूरी है, ना कि टैक्स पेयर को राहत देना। मेजर जनरल का ये कहना है, इस पर गौर फरमाना जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।